गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग PYQ का सेशन लेकर के आए हैं थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को ले लेंगे, यहाँ से अवेलेबल करा लेंगे अपने पास, ताकि क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ उस क्वेश्चन के हिसाब से आप उसके सॉल्यूशन को एक जगह लिख लेंगे। इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इससे प्रीवियस ईयर के, वो आप अपने ऐप के ऊपर देख सकते हैं और वहां से आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन है। टोटल इसमें 9 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन है ना, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक ऑप्शन उसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसमें कुल आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 7 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। खैर, हम लोग तो सारा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ऑप्शन नहीं लिखा है। ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन पढ़ करके उसके बाद वहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे अवेलेबल। कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर द डोनर स्टेट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। डोनर स्टेट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड कहने का मतलब कि कंप्लीटली डोनेट कर देता है, ठीक है। वो कंप्लीटली डोनेट कर देगा तो आयंस बन जाएगा। तो किस स्टेट में वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, कौन से स्टेट में? आपको पता होगा कि जो डोनेशन होता है, जो डोनर एटम या एक्सेप्टर एटम होता है, ये सारा काम जो होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, जब वो रूम टेम्परेचर के ऊपर जाता है, तो जब वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, होल का वहां पे क्या होगा, क्रिएशन होगा, एटम हमारा आयोनाइज हो जाएगा। तो पहला ए का जो आंसर होगा वो होगा रूम टेम्परेचर। हालांकि यहाँ 300 केल्विन दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग रूम टेम्परेचर लेकर के चलते, उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 होगा, बट यहाँ पे रूम दे दिया है तो आपको रूम टेम्परेचर लेना है। क्यों? इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ कि कहीं कहीं 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर मानता है, मोस्ट ऑफ जगह 27 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर लेता है। तो 27 और 25 ये 2 वेरिएशंस हैं, लेकिन यहाँ पे रूम दे दिया है तो रूम टेम्परेचर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2, रूम टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर लिख देते हैं। इसका आंसर क्या होगा, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी टाइम होगा वो ज्यादा टाइम हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में करेंगे, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें न्यूमेरिकल भी है, कुछ डेरिवेशंस आएगा, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट है इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने पहले भी बताया है और होता भी है कि इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज व्हाट, 40.5 और 40.6%, 40.5% या 40.6% होता है। बहुत पुअर इफिशियंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर का, क्योंकि हाफ साइकिल में ये किसी प्रकार का कोई भी वेव नहीं देता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 40.6। आपका ऑप्शन में 40.6 दिया हुआ है, यही ऑप्शन आप लोग लेकर के चलेंगे। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 40.6 इज द करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40.6%, ठीक है। ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये हो गया सेकंड को, फर्स्ट का सेकंड नंबर, बी नंबर। चलिए सी नंबर पे हम लोग चलते हैं। सी नंबर हमारा क्या बोल रहा है, सी नंबर कह रहा है क्या कि जेनर डायोड कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जानते भी हम लोग कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है। ज्यादातर वोल्टेज रेगुलेटर की जब बात आती है तो हम लोग जेनर डायोड का चर्चा जरूर करते हैं, ठीक है। हाउएवर दे आर दीज डेज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोर इफिशिएंट टेक्निक।
लेकिन अब जो है जेनर डायोड के जगह हम लोग मोर इफिशियंट टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, वो कौन सा टेक्निक है? 4 ऑप्शन दिया है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मॉसफेट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अब जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, मोस्ट ऑफ द केस हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं। तो अब इंटीग्रेटेड सर्किट वहां पे है, दैट इंटीग्रेटेड सर्किट विल बी वाइडली यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंड इट इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आंसर होगा हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन भी हम लिख रहे हैं और उसका जो नंबर दिया हुआ वो भी हम लोग लिख रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन, सी नंबर। नेक्स्ट, इन सैचुरेशन रीजन द ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक। सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर कैसा एक्ट करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन पुअर ट्रांजिस्टर, सेकंड एम्पलीफायर, सेकंड ऑप्शन एम्पलीफायर, फर्स्ट ऑप्शन पुअर ट्रांजिस्टर, सेकंड ऑप्शन एम्पलीफायर, थर्ड इज ओपन स्विच एंड फोर्थ इज व्हाट? क्लोज स्विच। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एप्लीकेशन शो करेगा। कट ऑफ रीजन में है तो वो ऑफ स्विच के तरह बिहेव करता है, सैचुरेशन रीजन में है तो वो ऑन स्विच के तरह बिहेव करता है, और अगर वो किस रीजन में, एक्टिव रीजन में है तो एम्पलीफायर के तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये बातें है ना। व्हाट ट्रांजिस्टर का जब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन सा बायसिंग कंडीशन है, कौन सा जंक्शन उसका फॉरवर्ड बायस है, कौन सा जंक्शन उसका रिवर्स बायस है, वहां पे हम लोग देखते हैं। तो डी नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज्ड स्विच। क्या हो जाएगा? सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर कैसा बिहेव करेगा? तो क्लोज्ड स्विच के तरह बिहेव करेगा। सो इसका ऑप्शन 4th नंबर हो जाएगा, क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये चौथा नंबर हमारा हो गया, डी नंबर हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट? ई। ई में कह रहा है वोल्टेज रेगुलेटर इज ए सर्किट विच। वोल्टेज रेगुलेटर का डिफिनेशन क्या होता है? अगर आप डिफिनेशन पे जाएं तो ये डिफिनेशन कहता है कि ये मेंटेन रखता है वोल्टेज को इन स्पाइट ऑफ एनी फ्लक्चुएशन इन द इनपुट। ठीक है ना, आउटपुट में वोल्टेज को क्या करता है? मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है इन स्पाइट ऑफ एनी फ्लक्चुएशन इन द इनपुट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज, सेकंड स्मूदन द एसी वेरिएशन इनटू डीसी आउटपुट वोल्टेज, थर्ड मेंटेन द कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज in spite of the fluctuation in the AC input voltage or load current. So this is the correct and actually this is the definition of voltage regulator. ये definition of voltage regulator है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, इसलिए केवल और केवल हम इसका नंबर लिख देते हैं कि 3rd नंबर इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या है? मेंटेन ए कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज, मेंटेन ए कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ any fluctuation in the input current, maintain ठीक है a constant DC output, a constant DC output। ठीक है ना, इसके बाद आप लोग यहां पे मेंशन कर देंगे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। चलिए, तो ये हमारा हो गया कौन सा? ई नंबर। नेक्स्ट एफ क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है विच रूल क्लैरिफाइज एन आइडियोलॉजी ऑफ रेफरिंग द रेसिस्टेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर टू अनदर पार्ट ऑफ द पार्ट सिमिलर टू द स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। कहने का मतलब है कि ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन ही है, हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें रेसिस्टेंस का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मीन्स व्हाट? ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। ट्रांजिस्टर मीन्स व्हाट? ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। तो जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर की बात करते हैं, जब हम लोग कोई चीज ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ट्रांजिस्टर में
बेस करंट दिया हुआ है, बेस करंट इज एक्चुअली इनपुट करंट है ना, एंड आप कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट निकाल रहे हो। लेट अस सपोज आपके पास कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर है, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर जो होता है उस पे इनपुट हम लोग कहां देते हैं, बेस के ऊपर देते हैं, आउटपुट कहां से निकालते हैं, तो कलेक्टर के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इनपुट बेस पर देते हैं तो इनपुट हम लोग करंट के रूप में दे, वोल्टेज लगाए तो करंट इक्विवेलेंट फ्लो होगा, तो कितना करंट फ्लो होता है, बेस करंट IB, एंड that is due to the transistor action you will have at collector terminal the collector current IC, and that collector current is given by IC equal to beta into IB, IC equal to beta into IB। तो बीटा रूल जो होता है यही क्या करता है, इस चीज को गाइड करता है, इसी चीज को क्या करता है, क्लैरिफाई करता है। तो इसका ऑप्शन आप देखें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका दिया हुआ है, फर्स्ट अल्फा रूल, बीटा रूल, गामा रूल, नन ऑफ द एबव। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बेस पर जो करंट देते हैं वो बीटा रूल से कलेक्टर के ऊपर मिलता है, तभी तो हम लोग लिखते हैं IC इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा रूल हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज नथिंग बट बीटा रूल, बीटा रूल। ठीक है, IC इक्वल टू बीटा इंटू IB। सो ये जो ऑप्शन है ये दूसरा नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसका दूसरा नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी पे। ठीक है, जी क्वेश्चन पे। जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनपुट करंट ऑफ JFET एंड MOSFET आर बेसिकली द लीकेज करंट ऑफ डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं, देन हम लोग इसके ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे जो करेक्ट है। पहला है फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन एंड कैपेसिटर, दूसरा है रिवर्स बायस PN जंक्शन एंड कैपेसिटर, तीसरा है फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन एंड इंडक्टर, रिवर्स बायस PN जंक्शन एंड इंडक्टर। देखो इंडक्टर का तो कोई कंसेप्ट यहाँ पे होता नहीं है, कैपेसिटर का होता है। इन केस ऑफ MOSFET एंड JFET देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ व्हाट, कैपेसिटर। गेट के ऊपर हमारा कैपेसिटर का क्रिएशन होता है, ये हम लोग देखे हैं। तो इंडक्टर का ऑप्शन तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा, इंडक्टर का ऑप्शन ऐसा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, कैपेसिटर का क्रिएशन होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ तो ऐसा ही कट गया क्योंकि दोनों में इंडक्टर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, 2 में कैपेसिटर दिया हुआ है, तो कैपेसिटर हो सकता है। अब यहाँ चेक करना है कि इसमें पहले वाले में क्या होगा, फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स होगा। यहाँ तो हमने यहाँ पर सेकंड वाले में तो हम कैपेसिटर रखेंगे, आराम से कैपेसिटर यहाँ पे रखेंगे, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वहां पे हम लोग फॉरवर्ड रखेंगे कि रिवर्स रखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए गेट टर्मिनल हमेशा निगेटिव बायस करते हैं, तो रिवर्स टर्मिनल होता है, दैट इज नथिंग बट रिवर्स। सो हम लोग ये लिखेंगे, इसका ऑप्शन क्या देंगे, सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, रिवर्स बायस PN जंक्शन एंड कैपेसिटर, रिवर्स बायस PN जंक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स बायस PN जंक्शन, शॉर्ट में हम लिख देते हैं रिवर्स बायस PN जंक्शन, रिवर्स बायस PN जंक्शन एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हमारा करेक्ट हो गया, 2 नंबर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो दूसरा नंबर है ये हमारा, दूसरा ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, सबका मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग बचा हुआ 3 क्वेश्चन और है, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको 7 क्वेश्चन ही रिक्वायर होता है। खैर जो 3 क्वेश्चन और है वो भी हम लोग करके देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट 3 और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो टोटल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट H हमारा क्या बोल रहा है, द पिंच ऑफ वोल्टेज इज द वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज इज द वोल्टेज। ठीक है, तो पिंच ऑफ कंडीशन आप लोग JFET में पढ़े हैं कि क्या होता है पिंच ऑफ कंडीशन। ऑप्शंस पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एट विच गेट सोर्स जंक्शन ब्रेकडाउन, सेकंड है विच काउज डिप्लीशन रीजन टू मीट, थर्ड ऑप्शन है अप्लाइड बिटवीन
ड्रेन एंड सोर्स नन ऑफ द एबव। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग जेएफईटी की बात करते हैं, चाहे वो हमारा एन चैनल पी चैनल जेएफईटी हो, उसमें पिंच ऑफ कंडीशन हमारा क्या होता है। तो ये पिंच ऑफ कंडीशन में हमारा जो जंक्शन यहाँ पे पीएन जंक्शन जो होता है इस साइड में, लेट अस सपोज इट इज एन चैनल, तो यहाँ पे क्या होगा, पी होगा, और इधर भी हमारा क्या होगा, पी होगा। तो पिंच ऑफ कंडीशन में ये यहाँ पे जंक्शंस जो होते हैं, पीएन जंक्शन होते हैं, ये मीट कर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मीट कर जाते हैं, ये पॉइंट पर है ना मीट हो जाते हैं। तो ये हम लोग एन चैनल जेएफईटी की बात कर रहे हैं, एन चैनल जेएफईटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पिंच ऑफ कंडीशन जो हमारा होता है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, मीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस क्या होगा, ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होगा, तो एट अप्लाइड एट विच कॉजेज द डिप्लीशन रीजन टू मीट, है ना, ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन मीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉजेज डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन टू मीट, मिल जाता है, ठीक है, डिप्लीशन रीजन टू मीट। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आई नंबर क्वेश्चन, आई देखिए, आई जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, द इनपुट बायस करंट इज गिवन बाय, इनपुट बायस करंट, एक्चुअली इनपुट बायस करंट जो होता है वो इनपुट ऑफसेट करंट एट नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग का क्या होता है, तो एवरेज होता है। तो ये आपका दिया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का करंट का वैल्यू दिया हुआ है IB1 और IB2, इन दोनों का क्या निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, IB1 प्लस IB2, एवरेज ऐसा ही निकालते हैं, डिवाइडेड बाय कितना है 2, ये एवरेज हम लोग निकालते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए तो ये भी हमारा खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, फॉर एन ऑप-एम्प विथ निगेटिव फीडबैक द आउटपुट इज, पहले ऑप्शन एनालाइज करते हैं। पहला ऑप्शन है इक्वल टू इनपुट, दूसरा है इंक्रीज्ड, तीसरा है फीडबैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट, और चौथा है फीडबैक टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो पहले हम एक ऑप-एम्प बना लेते हैं विथ निगेटिव फीडबैक। देखो ऑप-एम्प विथ निगेटिव फीडबैक, यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ऑप-एम्प विथ निगेटिव फीडबैक कैसा बनेगा हमारा, ऑप-एम्प विथ निगेटिव फीडबैक विल बी लाइक दिस, यहाँ प्लस ले लिए, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, यहाँ इनपुट वोल्टेज लेते हैं V in, और यहाँ माइनस लेते हैं, ठीक है ना, रेसिस्टेंस यहाँ पे हम लगाएंगे, फीडबैक रेसिस्टेंस वी कैन टेक द फीडबैक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे और दूसरा हमारा रेसिस्टेंस यहाँ पे होता है ऐसा, ठीक है। सो लेट अस से दिस इज RF एंड दिस इज व्हाट R, ये आउटपुट हो गया हमारा V आउट, और ये हमारा क्या हो गया, फीडबैक VF वोल्टेज, दिस इज व्हाट फीडबैक, दिस इज व्हाट फीडबैक। तो आप देख पा रहे हैं निगेटिव फीडबैक, कैसा फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, इट इज व्हाट, निगेटिव फीडबैक। अच्छा, निगेटिव फीडबैक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, निगेटिव फीडबैक में गेन डिक्रीज होता है ना, गेन हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, निगेटिव फीडबैक में गेन डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहां दिया हुआ है आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे कि आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाए, कभी नहीं पॉसिबल है कि आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज्ड, अब ये इंक्रीज तो होगा नहीं, क्योंकि अगर गेन हम डिक्रीज माने तो गेन हमारा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, गेन हमारा किसके बराबर होता है, आउटपुट अपॉन
इनपुट। तो आउटपुट इंक्रीज्ड होने का मतलब है, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा गेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, गेन भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो कि निगेटिव फीडबैक में पॉसिबल नहीं है। निगेटिव फीडबैक में गेन हमारा इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर कह रहा है ऑप्शन कि फीडबैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट, दिस इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो फीडबैक कहां दिया हुआ है, फीडबैक कहां दिया हुआ है, फीडबैक इज गिवन टू द इन्वर्टिंग इनपुट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फीडबैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट। इसका आंसर हो जाएगा फीडबैक टू द, फीडबैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलो या इनपुट, इनपुट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ओनली, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन दिस वे हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया पूरे